मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस तो कराए हैं, पर जो क्वेश्चंस नहीं कराए वो आप लोग कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा। आज का फिजिक्स का सेट नंबर 2 शुरू करते हैं। द मैक्सिमम लोड अ वायर कैन विद स्टैंड और विदाउट स्टैंड व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस टू हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ विल। क्या पूछ रहे हैं ये लोग? देखो, जब वायर की लेंथ है वो हम लोग आधी कर देंगे तो क्या पूछ रहे हैं ये लोग? ब्रेकिंग स्ट्रेस पूछ रहे हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना होगा, मतलब जो टूटने का स्ट्रेस होता है वो कितना होगा। ये जो पेज है मैंने इसीलिए लगाया, सॉल्व इसी पे करूँगा। पिछली बार नहीं लगा था मैंने, मेरे को जानता है। चलो, क्या पूछ रहे हैं लिखता हूँ यहाँ पे, सॉरी, और यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं? ब्रेकिंग स्ट्रेस है ना। ब्रेकिंग स्ट्रेस इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेकिंग फोर्स अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर कैसे करूँ इसको? चलो दोबारा लगा देते हैं। तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि लेंथ का वायर, मतलब लेंथ चेंज हो रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम रह रहा है ना। देखो ये वायर है ना, अगर हम लोग इसको खींच दें, यहाँ से एक इस तरफ से पकड़ के खींचें और एक इस तरफ से पकड़ के खींचें, तो ये पतली होगी। वो तो ऐसा कुछ कह नहीं रहे कि हम लोगों ने खींची है वायर। तो जब खींच रहे हैं तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और ब्रेकिंग फोर्स और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ पे तो कोई अंतर पड़ ही नहीं रहा था ना। देखो क्या कह रहे हैं, लेंथ जो है वो कम कर दी, उससे फ़र्क क्या पड़ रहा? कोई नहीं। मैंने खींचने की बात कर दी, पर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि कम करिए लेंथ, तब भी कोई बात नहीं। चलो, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा इसका? जब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तो रिमेन सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। वॉट इज़ द टॉर्क? वॉट इज़ द टॉर्क ऑफ द फोर्स? फोर्स दे रखा है इतने न्यूटन, एक्टिंग एट द पॉइंट आर। आर पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ये आर पॉइंट दे रखा है इतने मीटर तक, ठीक है। अबाउट द ऑरिजिन, ऑरिजिन से इतने मीटर पे, ठीक है। तो वो लोग क्या पूछ रहे हैं? टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर लिखते हैं, चलो ठीक है। ये पेज इसीलिए लगाया था यहाँ पे, देखो सही से लिखूंगा कायदे से। टॉर्क इक्वल्स टू होता है आर इंटू एफ। सही लिखा है क्या? क्रॉस होता है, कभी कभी क्रॉस से बहुत फ़र्क पड़ता है, कभी कभी क्या हर बारी पड़ता है। देखो मैट्रिक्स बना के मैं सॉल्व तो नहीं करने वाला इनका क्रॉस, मैं सीधा आंसर ही बता देता हूँ क्या आएगा। आंसर आएगा 17i माइनस 6i माइनस 13k। देखो बात सुनो, अगर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा तो जाएगा काफ़ी टाइम। अगर किसी को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना नहीं आता है तो कमेंट करो, शॉर्ट वीडियो आएगी सिर्फ उसी के लिए, ठीक है। क्या आया था आंसर, बताओ कौन सा ऑप्शन हो गया फिर? सी ऑप्शन करेक्ट है, जिस हिसाब से मैंने जो बताया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? अच्छा ठीक है, सारे ऑप्शन हैं तो इसमें मैंने सोचा कि ऑप्शन गायब है इसमें। चलो, द एवरेज एनर्जी, द एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो हर ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एवरेज एनर्जी क्या एसोसिएटेड रहती है? एवरेज एनर्जी जो एसोसिएटेड रहती है वो होती है हाफ के टी, या के बी टी बोल लो, मैं तो के टी बोलता हूँ, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ 10 मीटर लॉन्ग वायर इज 10 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस बता रखा है, लेंथ भी बता रखी है। इट्स लेंथ इंक्रीज बाई 25%, लेंथ बढ़ाई है। लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस पे फर्क क्या पड़ता है? बढ़ता है कम होता है? बढ़ता है, ठीक है। खींच के बढ़ाई है ना, खींच के बढ़ाई होती है फिर वैसे ही बढ़ाई होती, लेंथ बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने पे भी बढ़ जाता है। दोनों चीज़ हो रही हैं इसमें,
द रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल चेंज अप्रॉक्सीमेटली। आंसर बताओ अपना सोच के, फिर मैं बताता हूँ कितना आंसर होएगा इसका। देखो काफ़ी लंबा सॉल्यूशन होगा इसका, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, पर अगर किसी ने भी कहा कि मुझे ये क्वेश्चन पूरा देखना है तो उसके लिए शॉर्ट वीडियो बनेगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, और उसमें वही क्वेश्चन बताऊँगा फिर। आंसर इसका सी है, ठीक है। 15.6 ओम हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ। इसके ऑप्शंस कहाँ गए? आंसर बता दूं क्या ऑप्शन, बिना ऑप्शन के? वेव्स जो हैं वो ऑल डायरेक्शन में चलती हैं, आंसर ही बता। पेज ही टेढ़ा हो गया भाई, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं आंसर है कि नहीं, ठीक है। इन्होंने पूछा ही नहीं था किस डायरेक्शन में चलती हैं, कहाँ चलती हैं, ये बताओ। इन्होंने पूछा था डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। मैंने पूरा ऑप्शन ही गायब कर दिया, चलो हाँ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। द मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग सिग्नल आर। उस चीज़ को बोला क्या जाता है? एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, फेज शिफ्ट की। वो ये पूछ रहे किया किससे जाता है, बोला नहीं जाता, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। क्या बोला जाता है बताओ? देखो ये तीनों की तीनों ही शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। डाटा मॉड्यूलेशन टेक्निक जो होती हैं वो तीनों की तीनों ही हैं, इसलिए तीनों ही ऑप्शन हो जाएंगे इसके, डी ऑल ऑफ द अबव। मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सब बता दो जल्दी से। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों ने पेपर कर दिया होगा, पर वो होता ही नहीं है, एम्पियर मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। चलो 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज ऑर्बिटिंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। वर्क डन बाई ग्रेविटी पर रिवोल्यूशन ऑन द सैटेलाइट इज गिवन बाई। वर्क डन पूछ रहे हैं, ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी का वर्क डन कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पर एक सेकेंड, यहाँ पे तो वो कंसेप्ट ही नहीं है। ए सैटेलाइट ऑफ मास m ऑर्बिटिंग, ठीक है, ये रही अर्थ यहाँ पे ऑर्बिट कर रही है, ठीक है, ये अपनी अर्थ बीच में, ठीक। ये रही सैटेलाइट m मास की, ठीक है। r रेडियस दूर कर रही है, ठीक है। पर रिवॉल्यूशन ग्रेविटी क्या काम कर रही है? रिवॉल्यूशन के अंदर ग्रेविटी का क्या काम? वो काम तो सारा सेंट्रीपिटल फोर्स करता है, ये सोचने की बात है। और वो 90 डिग्री पे होता है। जब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वर्क डन क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो 0 होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं आगे 9th क्वेश्चन पे। इफ अ लिक्विड इज हीटेड इन वेटलेसनेस, भारहीनता में गर्म करा जाता है, वेटलेसनेस को भारहीनता कहते हैं, ठीक है। द हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू, हीट कहाँ से निकलेगी? हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू किससे निकलती है? कंडक्शन से निकलती है, ये क्या लिखा है, कन्वेक्शन से निकलती है, रेडिएशन से निकलती है, या फिर कह रहा है बिकॉज द लिक्विड कैन नॉट बी हीटेड इन वेटलेसनेस। ऐसा तो नहीं है, भारहीनता में हम पानी गर्म कर सकते हैं, होता है, कंडक्शन से हीट निकलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है नहीं चेंज करना पड़ेगा पेज, एक सेकंड। चलो आ गया 10th क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg कंटेन इतने एटम्स, ठीक है, 4 × 10⁻20 एटम्स। इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एवरी एटम ऑफ द सॉलिड, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया हर एटम से, द चार्ज गेन्ड बाई द सॉलिड ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम सॉलिड के पास कितना चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन निकालेंगे नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव तो आएगा, ऐसे ही तो एटम रहता है न्यूट्रल, तो कितना चार्ज आएगा 1 ग्राम में? पहले ये देख लो कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे।
कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 ग्राम में, लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको 1000 से डिवाइड कर दो 1 ग्राम में एटम निकालने के। क्या है 10⁻17 आ जाएगा। 1000 से नीचे भाग लगाएंगे ना, डिवाइड। ठीक है, चार्ज होता है Q इक्वल्स टू एन ई। एन तुमने निकाल लिया, ई तुम्हें पता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 16 चौको 64 और माइनस के निकाल के दिखाऊंगे मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही बता देता हूँ, अगर किसी ने कमेंट करा कि ये बताओ तो बता दूंगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस मल्टीप्लाई करना है एन का और क्यू का। एन निकाल लिया ऊपर, ई तो पता ही है 1.6 × 10⁻19 कूलम। बस मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा, सिंपल है। ए प्योर इंडक्टर ऑफ 25.0 मिली हेनरी, ठीक है, इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। फाइंड द इंडक्टिव रेजिस्टेंस इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्ज। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला लिख दो सीधा काम खत्म। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं। ये पेज मैंने इसीलिए लगाया, मैंने लास्ट बार में सीख ले ली इससे। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 2πVL, इसमें हम सारी वैल्यू रखेंगे। 2π कांस्टेंट, V दे रखा था ना, L भी दे रखा था। वैसे ये V नहीं है, इसको न्यू कहते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है। 2 × 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी थी 50, और ये था मिली एम्पियर में ना, 25 मिली एम्पियर था। 25 मिली एम्पियर था ना एल, मिली एम्पियर नहीं, मिली हेनरी, मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी। ठीक है, इसको हेनरी में चेंज करेंगे, 10⁻³ का डिवाइड लगा देंगे, तो 25 × 10⁻³ -3 दिख रहा है, 10⁻³ है, ठीक है, समझ लेना। इसका पूरे का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर अपना आएगा 7.85 ओम। निकालना अब जिसका ना है वो बताना, है कहीं पे 7.85, ये रहा अपना आंसर। चलो नेक्स्ट पे चले। गामा रेज आर, क्या है गामा रेज, पढ़ो भाई। ए नंबर पे क्या है, चार्ज्ड हाई एनर्जी रेज कमिंग फ्रॉम द आउटर स्पेस। ये तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है एक में ही। दूसरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अनचार्ज तो नहीं होती, चार्ज होती हैं। हाई एनर्जी रेज एमिटेड बाई, रेडियो से नहीं निकलती भाई। अच्छा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हाँ उनसे भी नहीं निकलती। गामा रेज नहीं निकलती, उनसे अल्फा बीटा होते हैं सर। चार्ज पार्टिकल्स एमिटेड बाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाई, अच्छा गामा रे को पार्टिकल बोला है, चार्ज पार्टिकल एमिट, नहीं 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 नहीं, होती तो रेज ही है। पहले ही वाला सही है मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल परफेक्ट है ये, कुछ गलती नहीं है इसमें। 13th क्वेश्चन क्या है, इन द सर्किट शोन बिलो अज्यूम द डायोड टू बी आइडियल। डायोड आइडियल है, कब है आइडियल, व्हेन वी आई इंक्रीज्ड, जब वी आई बढ़ा दिया है, इसको बढ़ा अरे बड़ा हो जा भाई, मार्कर चाहिए उसके लिए, 1 सेकेंड ऑप्शन दे दूं पहले, हाँ चलो। वी आई बढ़ा रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं, वी आई इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 वोल्ट टू 6 वोल्ट, ठीक है, 2 से 6 वोल्ट कर दिया। द चेंज इन करंट बताना है इन मिली एम्पियर, ठीक है, 2 वोल्ट से 6 वोल्ट में बदल दिया है। बढ़िया क्वेश्चन में कुछ दिक्कत थोड़ी है। क्या होगा क्वेश्चन बताओ, बताओ आई कैसे निकालते हैं, V इक्वल टू आई आर, ठीक है, I इक्वल टू V अपॉन आर। पहले I निकालो, इसका कितना है, 3 वोल्ट दे रखा है ना, पहले इससे निकाल लो, 3/150 इक्वल्स टू क्या आएगा, आगे अरे यार सब कट गया, चलो कोई नहीं, यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से, 3/150 था, इक्वल्स टू कितना आएगा 0.02 एम्पियर, ठीक है। आई फाइनल माइनस आई इनिशियल कर लेते हैं, आई फाइनल माइनस आई इनिशियल, ठीक है। देखो ये तो एक बात बताओ, जो फिगर देखा था वो कुछ यूं था ना, यहाँ V जो फाइनल था वो 3 वोल्ट था, क्या बन रहा है कुछ भी पता नहीं चल रहा। V जो फाइनल वाला था वो 3 वोल्ट था कि नहीं था, हाँ था।
तो हमने ये फाइनल निकाला ना, हमने ये फाइनल करंट निकाला। फाइनल करंट की जगह लिखेंगे 0.02 माइनस इनिशियल कितना करंट था, इनिशियली तो 0 करंट था भाई, है ना। तो आंसर कितना आया 0.02 एम्पियर इक्वल्स टू 0.02 एम्पियर, ठीक है। तो फिर आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0.02 तो दिया ही नहीं है, मिली एम्पियर में बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। 0.02 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 1020 2 इंटू 10 यानी कि 20 मिली एम्पियर, ठीक है। चलो बढ़िया, 14th क्वेश्चन करते हैं। ओ पेज चेंज करना पड़ेगा, सॉरी। चलो, अ बुलेट ऑफ मैन, अ बुलेट ऑफ मास होना चाहिए शायद, अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड एंटर्स अ हैवीली वुडन ब्लॉक, ठीक है, हैवी वुडन ब्लॉक, हैवीली नहीं, हैवी वुडन ब्लॉक एंड स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकेंड। अब बुलेट ऑफ मैन कैसे हो गया यार, मास होता है, गलत सलत छाप देते हैं, यहाँ मास है, ठीक है। अब बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 90 मीटर पर सेकेंड की चल रही, वी दी है, एम दे रखा है, एंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक, एक भारी लकड़ी के गुटके में घुस गई, एंड स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में रुक गई। व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक ने कितना फोर्स लगाया ये बताना है। देखो एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखो साइड में करते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है F क्रॉस T इक्वल्स टू mv1 माइनस mv2। mv1 m कितना है अपना 0.04, भाई मार्कर क्यों नहीं चल रहा, एक सेकंड रुकना, मार्कर सही करता हूँ मैं। चलो हो गया सही, m कितना था 0.04 है ना, इंटू v1 कितना था 90, आखिरी में v2 तो 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म 0, 9 चौको 36, कितना आंसर आएगा, ओ सॉरी कितना आंसर आएगा, हाँ 3.6, ठीक है, मैं पूरा एक साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, 3.6, ठीक है, ओके। अब f इंटू टी था ना, f इंटू टी, ठीक है। भाई साहब मार्कर मेरा धोखा दे रहा है, कोई बात नहीं, f इक्वल्स टू 3.6/3 करेंगे, ठीक है। इसको ज़रा एक बार इरेज करता हूँ, देखो भाई देखो कितना गंदा चल रहा है मार्कर। चलो f इक्वल्स टू 3.6/3, 12×3 यानी कि 1.2 न्यूटन आंसर में था क्या, देखो या बिल्कुल है, बिल्कुल। चलो फिर इसी पे निशान लगाते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, एक्शन ऑफ ग्रेविटी में गिर रही है, ठीक है, जी में फ्रीली गिर रही है, अलोन इन द वैक्यूम, विच ऑफ द क्वांटिटी, क्वांटिटी नहीं क्वांटिटीज लिखा है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द फॉल, कह रहे हैं गिरने के दौरान कौन सी क्वांटिटी रिमेन सेम है। भाई फ़ोन ना काफ़ी बार टेढ़ा हो चुका है सही में, मैं मतलब ये तीसरी बार इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, चलो कोई नहीं। बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इन द वैक्यूम, ठीक है, ये रही गिरी 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 बॉडी, ठीक है, गिर गई एक्शन में, फ्री फॉल हो रहा है बिल्कुल, वैक्यूम के अंदर गिरी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द फॉल, पूछ रहे कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। चलो बताते हैं, काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलती रहती है, हाँ वी बदलेगी तो बदलती रहती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एच कम होती रहती है तो कांस्टेंट कैसे रहेगी, हट, ये भी गलत, ये भी गलत। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये तो पता है ना, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती तो मैकेनिकल एनर्जी तो बची रहेगी। लीनियर मोमेंटम ना 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 ना, लीनियर मोमेंटम टक्कर के टाइम का होता है भाई साहब। चलो एनर्जी बच गई अपनी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। द हाइट ऑफ वाटर लेवल
in a tank is 96 centimeter. Find the range of water stream coming out of a hole of depth h4 from upper surface. सतह से h/4 पे है, ठीक है। चलो बिल्कुल सिंपल है, क्या बताना है हम लोग को? फाइंड द रेंज, आर बतानी है ना वाटर की। हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है √2h h डैश। तो h तो 96 है, h 96 है, h डैश कितनी है? h/4। 96 का मतलब कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? 24। पर हम लोग 24 लिखेंगे क्या? हम लोग को तो ऊपर से आती हुई पानी से मतलब है, यहाँ से इतना ऊपर है h4, हमें इससे मतलब थोड़ी, हमें इतनी लंबाई से मतलब है। इतनी कितनी लंबाई होगी? 24 माइनस कर देंगे उससे, कितना बचा? 72। यहाँ पे 96 नहीं लेंगे, ये मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, माई मिस्टेक। यहाँ पर h को हम 24 लेके चलते हैं, ठीक है। चलो, और इंटू 2 अंदर वैसे ही था, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा आपका? 48√3, ठीक है। चलो 17th क्वेश्चन करते हैं। अ सोर्स एमिट्स अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 4000 हर्ट्ज, बट द लिसनर हियर इट टू बी 3980 हर्ट्ज। तो फिर क्या होगा ऐसे केस में, जब उसको इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी सुनाई दे रही है? ऐसे अकेले केस में हम लोग क्या करते हैं? देखो, लिसनर के पास कान खराब होगा, ये बात सही है, ठीक है। जब उसको इतनी ज़्यादा सुनाई दे रही है, तो अगर थोड़ी ज़्यादा सुनाई देती तो हम लोग कह सकते थे कि वो सोर्स के पास आ रहा है, पर थोड़ी तो है नहीं, बहुत ज़्यादा ही सुनाई दे रही है, कान ही खराब होगा उसका। चलो 1 मिनट का ब्रेक चाहिए मुझे, जरा मैं पॉज कर दूँ वीडियो। चलो अब 18th क्वेश्चन पे जाते हैं। करंट आई अक्रॉस द कैपेसिटर इन अ प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट, ठीक है। चलो 18th का बिल्कुल सिंपल है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है। क्या होता है, लिखता हूँ सीधा। I इक्वल्स टू एम साइन ओमेगा टी प्लस π/2, कहीं पे है इसमें I साइन ओमेगा टी प्लस π/2, बिल्कुल। चलो यही वाला बी ऑप्शन करेक्ट है। 19th पे चलते हैं। द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन नीडेड टू रिमूव अ प्रोटोन, एक फोटोन को प्रोटोन निकालना है, वो लोग पूछ रहे हैं वेवलेंथ बताओ फ्रॉम अ न्यूक्लियस विच इज बाउंड टू द न्यूक्लियस विथ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बंधा हुआ है, ठीक है। हम लोग को करना क्या, वैसे ये वाला सिलेबस में से निकल चुका है, पर फिर भी चलो आंसर ही देख लो सीधा इसका। अगर कोई प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है और किसी फोटोन को निकालना है उसको बाहर, तो 1.24 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर की वेवलेंथ चाहिए। 1.24 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर, ये वाला सही लग रहा है मुझे, इन लोगों ने बस 4 नहीं लिखा, कोई बात नहीं। चलो 20th करते हैं, और ये शायद आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इनमें से 20 में से आपने 15 भी कर दिए तो आपकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है, ठीक। ये पेज बार बार ऐसी फ्लिप हो जा रहा था बस, और मुझे इसकी वजह से बार बार वीडियो में कट लगाने पड़ेंगे। चलो कोई बात नहीं। व्हेन अ न्यूक्लियस इन एन एटम अंडरगोज अ रेडियो एक्टिव डिके, चलो देखो, व्हेन अ न्यूक्लियस इन एन एटम, न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव डिके से गुजर रही है, इसके टूटेंगे, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लीव, क्या कह रहे हैं? द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लीव नहीं, लेवल्स ऑफ द एटम, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के लेवल क्या होंगे भाई? इसके 2 ऑप्शन कहाँ गए? 2 ही ऑप्शन है, चलो इनमें से भी एक सही है, मैं कह दे रहा हूँ, बताओ। चेंज फॉर अल्फा एंड बीटा रेडियो एक्टिविटी बट नॉट
इस बार तो स्प्लिट स्क्रीन खुल चुकी थी। फ़ोन में बड़ा संभल के हाथ लगाने पड़ते हैं यार। चलो, क्या कह रहा था बताओ, इन दोनों में से भी एक ऑप्शन सही है, बताओ कौन सा है, बताओ जल्दी बताओ। चेंज फॉर अल्फ़ा एंड बीटा रेडियो एक्टिविटी बट नॉट फॉर गामा, ये बिल्कुल ठीक है। रेडियो एक्टिव डिके में अल्फ़ा बीटा तो होता है पर गामा नहीं होता। ठीक है, चलो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करके जाना, और आगे और भी टेस्ट आप तक पहुंचते रहें, इसलिए सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लेना। ठीक है, चलो वीडियो बंद करता हूँ, बाय बाय।